हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम रजत और ये है आपका और मेरा चैनल कॉमर्स कोर्स। जैसा कि आपको पता है हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अभी कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप मेरी सारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सीक्वेंस में रेगुलरली नहीं देखी है तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड वो वीडियोस देखकर आइए, बिकॉज आज की क्लास के लिए उन दोनों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमने ब्रीफली सिर्फ इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। और कौन से मॉडल में हम पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल में। ये 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है ये भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्यों हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं एंड बाकी सेक्टर्स को अवॉइड कर रहे हैं, एंड कौन से 2 सेक्टर्स को हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है एंड आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। सो गाइस, सबसे पहले तो हमको आज की क्लास में क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, जो कि हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड हमने करा था, क्या होता है, हमने कहा था वो सारा एक्सपेंडिचर जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बने हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं हमारे लोग, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी हमारे देश के ही लोग हों, वो बाहर के भी लोग हो सकते हैं। मतलब ऑल द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, वो हमारा क्या था, एग्रीगेट डिमांड था। ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में बने हैं उनकी टोटल डिमांड क्या है, तो वो था हमारा एग्रीगेट डिमांड। 4 कंपोनेंट्स करे थे गाइस हमने एग्रीगेट डिमांड के। हमने एक करा था पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। दूसरा हमने करा था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो कि हमारा फॉर्म सेक्टर करता है। तीसरा हमने करा था गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोलते हैं। चौथा हमने करा था क्या, नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि रिलेटेड है हमारे फॉरेन सेक्टर के साथ। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो पहला कंपोनेंट था कंजम्पशन वाला, हमने उसको डिटेल में पढ़ा, राइट। एंड हमने जो हमारा दूसरा कंपोनेंट था इन्वेस्टमेंट वाला, उसको भी डिटेल में पढ़ा, राइट। तो अब जब हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम 12th क्लास में हैं। तो 12th क्लास के अंदर सीबीएसई कहता है कि भाई एक साथ सारी चीजें थोड़ी ना सिखा देंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ोगे ना। तो इकट्ठे चारों कंपोनेंट्स को पढ़ना, उनका अच्छे से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2 कंपोनेंट्स को हम क्लास 12th में पढ़ाते हैं और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको हम धीरे धीरे 12th के बाद बच्चों के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हम आगे पढ़ाई करेंगे बच्चे, उसमें हम उनको पढ़ाते रहेंगे, राइट। तो इस वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का मॉडल है ना, वो 3 तरह से डिवाइड हो रखा है। पहला 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, सबसे पहले हम इसमें क्या मान के चलते हैं, नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, एंड या और इसी तरह लिख सकते हो क्या, नो आइडेंटिटी ऑफ फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर भी हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो है ही नहीं। फिर आता है हमारा 3 सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर हम सिर्फ कहते हैं नो आइडेंटिटी ऑफ फॉरेन सेक्टर। हम ये मान के चलते हैं कि फॉरेन सेक्टर की कोई अपनी पहचान इसमें नहीं है। लास्ट आता है हमारा 4 सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर हम मान के चलते हैं सारी चीजें वर्क कर रही हैं। जो पहली क्लास में हमने चारों कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो चारों कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जो हाउस होल्ड ने किया, जो फर्म्स ने किया, जो गवर्नमेंट ने किया और जो फॉरेन सेक्टर ने किया, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो 12th क्लास के अंदर और उसके अंदर आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड अंडर
टू सेक्टर मॉडल। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th के अंदर ना तो ये जरूरी है और ना ही ये जरूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डिटेल में उसको पढ़ते हैं इन एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल। So now let's understand aggregate demand in two sector model with an example। तो aggregate demand two sector model में इतना तो हमें समझ में आ गया कि aggregate demand which is nothing but AD is equals to consumption plus investment। तो अब कोशिश करते हैं इस aggregate demand को graphically plot करने की with the help of an example। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मैंने कहा कि भाई मान लो एक इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या है 40 प्लस 0.6y। जैसे ही मैं यहाँ पर 40 प्लस 0.6y लिखता हूँ ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए इसका इंटरप्रिटेशन, और जो बहुत जल्दी आना चाहिए वो क्या, जैसे यहाँ पर ये देखा इसका मतलब 40 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, 0.6 है हमारा एमपीसी। एमपीसी इज नथिंग बट कि अपनी इंक्रीज इनकम का कंजम्पशन पर कितना खर्च कर रहा है कोई भी इंसान। तो हमें इसको देखते ही जल्दी से, जितनी जल्दी मैं बोल रहा हूँ उतनी ही जल्दी आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि भाई इकोनॉमी के अंदर 40 करोड़ का खर्चा तो होता ही होता है और जितनी इनकम बढ़ती रहती है उसका 60% भी खर्च करते रहते हैं, राइट। दूसरी चीज मैंने ली इन्वेस्टमेंट विच इज 20 करोड़। आप कहोगे सर 20 करोड़ कैसे ले ली, इन्वेस्टमेंट जो है वो तो डायरेक्टली रिलेटेड होती है ना, एक फिगर कैसे ले सकते हो। तो याद करो पिछली क्लास में हमने करा था कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। वो इन्वेस्टमेंट विच रिमेन सेम विद द इनकम लेवल वो होती है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो अभी के लिए एंड आगे के लिए ध्यान रखना कि हम जब भी बात करेंगे इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट की तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब आय बार, राइट। ये जो बार का साइन है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी चाहे इनकम हमारी कुछ भी हो जाए, राइट। अब क्या करते हैं, अगेन हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि इनकम लेवल अलग अलग 0, 100, 200, 300, 400, ओके। हर इनकम लेवल पर हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं। 40 प्लस 0.6y, 60% ऑफ 0 इज 0, ये हो गया क्या 40। हमें पता है, अब देखो एक तरीका तो क्या है कि इसको फॉर्मूला में डाल के देखो, बट अगर आप इंटरप्रेट अच्छे से कर गए हो ना, आपको पता है कि आपको इस 40 में क्या ऐड करना है, बढ़ी हुई इनकम का 60%। क्या ऐड करना है, बढ़ी हुई इनकम का 60%। कितनी इनकम बढ़ी है 100, 100 का 60% 60, 40 प्लस 60 100। फॉर्मूले में भी डाल के देख लो, 0.6 into 100 प्लस 40। अब 100 में क्या ऐड करना है, बढ़ी हुई इनकम का 60%। अगेन 100 से बढ़िया इनकम ये 50 से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, राइट। तो ये अगेन अब किससे बढ़ जाएगा 60 से, फिर ये 60 से बढ़ जाएगा एंड दोबारा ये 60 से बढ़ जाएगा, ओके। हर इनकम लेवल पर हम इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, जब इनकम 0 है तो इन्वेस्टमेंट 0 होगी, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा सोचा तो बिल्कुल गलत। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑलवेज आय बार, तो हमें हमेशा पता है क्या होगा। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें किसमें है, ये है रुपीस में। ये सब आपको लिखना है, अगर मैं वीडियो में लिखना भूल भी जाऊं आपको ये चीजें लिखनी है हमेशा, ओके। सो रुपीस इन करोड़, ऑलराइट, ओके। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट हमें पता है हमेशा कितनी ही रहेगी, 20 ही रहेगी, ओके। क्या आप एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हो, क्या आप एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C प्लस I। तो जब इनकम 0 है, जब कंट्री में इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड है कितनी 60, फिर कितनी है 120, फिर कितनी है हमारी 180, ये भी 60 से बढ़ती रहेगी 240 और 300। तो ये आ गई हमारी क्या एग्रीगेट डिमांड। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल। अब अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसे आए। तो अगेन राइट, हमें पता है कि हम हमेशा
वाई एक्सिस पर तो क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर तो हम हमेशा ही क्या लेते हैं, हम लेते हैं हमारी नेशनल इनकम। स्टैंडर्ड तरीका है ये करने का, इसकी कोई वजह नहीं है, राइट गाइस। यहाँ पर हम नेशनल इनकम लेते हैं और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड। हम एग्रीगेट डिमांड निकालने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। अब जो जो आता है ना वो करेंगे, जो नहीं आता वो अपने आप आ जाएगा। अब देखो, कंजम्पशन कर्व बनाना आता है, अब ये मत कहना वो नहीं आता, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी कौन सी क्लास में, सेकंड क्लास में हमने किया था, राइट। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो वो आप वहां से देखना। अगर मैं बोलूं ये 0 है एंड इफ आई से ये कितना है हमारा, ये लेट्स से 20 है, ये हमारा 40 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इवन इफ इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 करोड़ की तो होगी ही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। उसके बाद हमें पता है कि भाई जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा ये सी बार प्लस बी वाई, और यहाँ पर हमें पता है कि सी बार प्लस बी वाई क्या है, 40 प्लस 0.6 वाई, राइट। सो गाइस ये तो था हमारा कंजम्पशन कर्व। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने देखा यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रखी है, एंड जैसे ही आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखते हो आपके दिमाग में लास्ट क्लास की एक लाइन तेज तेज गूंजनी चाहिए। वो क्या है कि भाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, एंड इस वजह से जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो कैसी बनती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है गाइस, मैं आपको कभी भी रट्टा लगाने के लिए नहीं बोलता, आपको चीजें समझनी है, बट जब हम चीजें समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया, उसके बाद एक जो छोटा सा काम हमको करना होता है, क्या, उस चीज को बार बार पढ़ो, जिससे उसको जब जब यूज करना हो हमें उसमें टाइम ना लगे, राइट। तो टाइम को जो सेव करना है ना, टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपका एग्जाम हो या चाहे वो आपकी लाइफ हो, राइट। सो एंड मैं आपको बता देता हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वीक, ठीक है, एंड वेरी पुअर व्हेन इट्स कम टू मैनेज द टाइम, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना जरूरी है, जो पिछली क्लासेस में पढ़ाया है उसे बार बार पढ़ो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के, जिससे चीजों को समझने में, उनको अप्लाई करने में टाइम ना लगे, ओके। तो जब हमने कहा कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 20 है तो ये जो बनेगी ये हमारी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, राइट। ये हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। इसको भी बना लेते हैं स्ट्रेट थोड़ा सा और, राइट। तो ये जो बन गई हमारी, बन गई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ₹20 करोड़। इससे हमें पता लग रहा है चाहे इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी। अब आता है बढ़िया पार्ट। बढ़िया पार्ट है क्या, एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड कहती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कर्व, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड में ना हमेशा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का। मतलब ये 40 है, ये 60 है, ये 100 है, ये 120 है, बीच में डिफरेंस हमेशा 20 का है। वो 20 का क्यों है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट 20 की है एंड वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब हमेशा कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो गैप है वो हमेशा इक्वल है, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना, जो गैप है, गैप वर्ड भी बहुत जरूरी है, वो हमेशा इक्वल है। और कितना है, वो है इक्वल टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज 20 करोड़। तो अब यहाँ पर देखो किस तरह से, पहले खुद से ट्राई करो, कोशिश करो एग्रीगेट डिमांड उल्टा सीधा कैसा भी, मतलब अजीब सी डायगोनल लाइन कुछ भी बनाओ, बट खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता खुद से, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर कर यहाँ पर देखो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, ये गैप 20 करोड़ का है। ये गैप मुझे पता है कितना है, ₹20 करोड़ का। और मुझे पता है कि कंजम्पशन के अंदर यही गैप मुझे ऐड करना है। कुछ कुछ चीज क्लियर हो रही होगी, है ना। ये कंजम्पशन में यही गैप जो है वो ऐड करना है।
कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेरी 20 की है, जब मेरी जीरो इनकम है तो मेरी इन्वेस्टमेंट 20 की है, कंजम्पशन 40 की है और एग्रीगेट डिमांड इसका मतलब 60 की है। तो लेट्स से कि भाई इक्वली गैप है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 60। इतना तो पता लग गया एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट तो यहीं से होगी। ओके, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ कैसे बिहेव करेगी, अगेन यहाँ पर देखो इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, इसका मतलब पॉजिटिव ही कुछ बनेगा, पॉजिटिव स्लोप ही बनेगा। ओके, अब हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का गैप हमेशा इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। स्ट्रेट लाइन बननी है क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। दो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमेशा इक्वल होता है, तो हमको पता है कि हमें कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का गैप इक्वल चाहिए, और कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एग्रीगेट डिमांड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मेरा जो एग्रीगेट डिमांड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने क्या किया, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इतना जो ये गैप है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा और गैप अच्छे से बना देते हैं जिससे ये और क्लियर लगने लगे। राइट, ये जो बीच का गैप है ये इक्वल है किसके? इसके। इट इज नथिंग बट दी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 करोड़। तो आप देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड हमने कैसे बनाया, इन्वेस्टमेंट को बनाया, कंजम्पशन को बनाया, और कंजम्पशन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया। राइट, हमने उसको ऐड कर दिया और उसके बाद जो हमारे पास बना वो क्या बना? एग्रीगेट डिमांड। तो हमको ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो याद होनी चाहिए जिससे हम कभी गलती ना करें। सबसे पहले हमने बनाया इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, दोनों को ऐड करा तो बन गया क्या? एग्रीगेट डिमांड। राइट, सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी डायरेक्ट उसका रिलेशन है इनकम के साथ। राइट, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है एक चीज का, वो है इन्वेस्टमेंट। हर लेवल ऑफ इनकम पे, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, aggregate demand is 20 more than the consumption, and this 20 is nothing but the investment. Right? So aggregate demand का भी पॉजिटिव स्लोप होता है, एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ता रहता है। तो गाइस ये बहुत ही जरूरी पार्ट था हमारी आगे की क्लासेस को समझने के लिए भी, एंड वैसे भी आपको समझ आ ही गया होगा ये एग्रीगेट डिमांड कितना जरूरी टॉपिक है। राइट, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने एग्रीगेट डिमांड को ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना देखा। हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरह से बनाया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। कोई भी आपके क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं क्लास से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप पे, एंड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल सकते हैं। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।